ओके तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल्स, नॉट सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9 रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, मॉड्यूल लेके बैठ जाओ, उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसकी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, इलस्ट्रेशंस नहीं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, बिना किसी बकवास के शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। एग्जाम्पल 1, रघुबीर प्राइवेट लिमिटेड सेज जीएसटी on pays GST on sitting fees paid to its directors for the service rendered by them. Taxable under reverse charge. Taxable under reverse charge. Value of services provided by the directors to the Raghubir Private Limited will form the part of aggregate turnover of the directors and not the Raghubir Private Limited. ये इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मेरे को इतना लैंग्वेज समझ में ना आई ना, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टिक कर दिया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट। ओके, second example, a dealer X has two offices, one in Delhi and another in Haryana. In order to determine whether X is liable for registration, turnover of both the offices would be taken into account, and only if the same exceeds the applicable threshold limit, X is liable for registration subject to the provision of section number 24. अगर किसी इंसान की दो ऑफिसेज है, सपोज इन स्टेट ए एंड स्टेट बी, तो उन जब हमें थ्रेशोल्ड चेक करना है कि रजिस्टर करने के लिए लायबल है कि नहीं, तो हम उन दोनों ऑफिसेस का कंबाइंड टर्नओवर देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हरियाणा में है तो सिर्फ हरियाणा का, या फिर गुजरात में है तो गुजरात का, नहीं, दोनों ऑफिसेस का टर्नओवर मिला के कंबाइंड टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर हम चेक करेंगे। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है तो भाई लायबल हो जाएगा। ओके, Example 3, Madhur Oils Punjab is engaged in supplying machine oil as well as petrol. Supply of petrol is not leviable to GST, but supply of machine oil is taxable. In order to determine whether the Madhur oil is liable for registration, turnover of both non-taxable as well as taxable supplies would be taken into account, and if the same exceed the applicable threshold limit, Madhur oils is liable to registration. अभी अगर क्वेश्चन में हमें दिख जाता है कि भाई पेट्रोल भी, मतलब पेट्रोल भी बेचता है वो बंदा और कोई दूसरा गुड्स या सर्विसेज भी बेचता है, तो अपन क्या सोचेंगे कि भाई पेट्रोल तो एग्जम्प्ट है, उसको निकाल के दूसरी जो है वो उसकी लिमिट चेक करेंगे, अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। कंबाइन, भले ही पेट्रोल लेविएबल नहीं है जीएसटी, मतलब पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जब टर्नओवर, जब हम चेक करते हैं ना कि भाई टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है तो रजिस्टर करेगा, तो वो जो टर्नओवर काउंट होता है, जो टर्नओवर हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें वो पेट्रोल का सप्लाई भी हम काउंट करेंगे टर्नओवर गिनते वक्त। ठीक है, उसके बाद fourth example, Mohini Enterprises has appointed Messrs Bestfords and Associates as its agent. Messrs Bestfords and Associate makes supply of goods on its own account and on behalf of Mohini Enterprises, where invoices are issued in the name of Messrs Bestfords and Associates only. All the supplies of goods made by Messrs Bestfords and Associates as agent of Mohini Enterprises as well as on its own account will be included in the aggregate turnover of Messrs Bestfords Limited. मतलब ये बंदा है वो खुद का भी सामान बेचता है और प्रिंसिपल का भी, मतलब एज ए एजेंट भी, मतलब अपने प्रिंसिपल का भी सामान बेचता है। तो जब हम टर्नओवर काउंट करेंगे एजेंट का, तब वो जो खुद गुड्स बेचता है वो भी काउंट करेंगे, और जो एजेंट के तौर पे जो हमें गुड्स बेचता है वो भी हम काउंट करेंगे। कब? टर्नओवर गिनते वक्त। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा ही, नॉट वेरी 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 मच बट इंपॉर्टेंट। ओके, अब बारी है, कहाँ गया उसे ढूंढो, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5, पृथ्वीराज ऑफ आसाम। आसाम में है स्टेट, ये इस चैप्टर में स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, Prithviraj of Assam is exclusively engaged in intra-state supply of shoes. His aggregate turnover in the current financial year is 22 lakh. In the view of the discussion of the above paras, the applicable threshold limit for the registration of Prithviraj in the given case is 40 lakhs. Thus, he is not liable to register under GST. If in the above example, all other things remain same, Prithviraj is exclusively engaged in the supply of pan masala instead of shoes,
he will not be liable for the higher threshold of 40 lakh and the applicable threshold for agriculture for the registration in that case will be 20 lakh। मतलब पान मसाला बेचने की जब बात आती है ना, तब जो टर्न ओवर होता है वो उसका थ्रेशोल्ड 40 लाख नहीं 20 लाख होता है। तो 20 लाख से तो ज़्यादा ही 22 लाख 22 लाख नहीं भाई 22 लाख का बेचता है ना वो बंदा, तो मतलब 20 लाख से तो ज़्यादा है, तो वो लायबल हो जाएगा रजिस्टर करने के लिए। दस पृथ्वीराज विल बी लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST। If instead of Pan Masala, Prithviraj is exclusively engaged in the supply of taxable services, the applicable threshold limit for the registration will be 20 lakh, तो फिर भी वो रजिस्टर करने के लिए लायबल बन जाएगा। Further, if Prithviraj is engaged in supply of both taxable goods and services, the applicable threshold for the registration will be 20 lakhs only. Thus, Prithviraj will be liable to get registered। मतलब अगर वो सिर्फ और सिर्फ शूज़ बेच रहा है, मतलब गुड्स बेच रहा है, तो उसका टर्नओवर हो गया 22 लाख था यहाँ पे, तो उसकी थ्रेशोल्ड कितनी थी 40 लाख। अगर पान मसाला बेच रहा है तो कितनी टर्नओवर का मतलब थ्रेशोल्ड कितना लग जाएगा 20 लाख वाला। अगर सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेच रहा है तो भी कितना टर्नओवर का मतलब थ्रेशोल्ड लग जाएगा 20 लाख का। और अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों बेच रहा है फिर भी थ्रेशोल्ड कौन सा लग जाएगा 20 लाख वाला। तो ये इसलिए अलग अलग केसेस है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के अगले दिन, ये देखना जरूरी बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6, Shivaji of Telangana is exclusively engaged in intra-state supply of toys. The aggregate turnover of the current financial year is 22 lakhs. Since the Shivaji is making taxable supplies from Telangana, he will not be liable for the higher threshold limit available in case of exclusively supply of goods. The applicable threshold limit of the registration for Shivaji in case is 20 lakh rupees। क्यों? क्योंकि वो MNTT तेलंगाना वाले में आ जाता है ना भाई, शायद एग्जैक्टली याद नहीं है भाई मेरे को। हाँ, यहाँ पे एक मॉड्यूल का पेज नंबर 9.14 उस पर लिखा हुआ है स्टेट्स एंड यूटीज विद द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। तो उसमें कौन कौन से स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। तो तेलंगाना भी है इसमें, इसलिए यहाँ पे कौन सा थ्रेशोल्ड लग जाएगा 20 लाख वाला। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर नहीं, उसके बाद कंटिन्यू है। इफ इन द अबव एग्जाम्पल ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, शिवाजी इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज इंस्टेड ऑफ टॉयज। फिर भी 20 लाख वाला ही, क्योंकि यहाँ पे एंड स्लैश और लिखा था, तो सर्विस तो फिर भी 20 लाख वाला थ्रेशोल्ड लगेगा। Further, if Shivaji is engaged in the supply of both taxable goods and services, good and services, फिर भी यहाँ पे लिखा था क्या and slash और, तो goods and services में भी कौन सा थ्रेशोल्ड लगेगा 20 लाख वाला। शाबाश मेरे लाला। अब क्या बारी है। एग्जाम्पल नंबर 7, Ashok of Manipur is exclusively engaged in intrastate supply of paper। exclusively engaged in intrastate supply of paper मणिपुर का है, मणिपुर ठीक है। इट्स एग्रीगेट टर्न ओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 12 लाख। सिंस अशोका इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम मणिपुर विच इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, the applicable threshold limit for the registration of Ashoka in the given case is rupees 10 lakh. Thus he will be liable to get registered under GST. If in the above example all other things remains the same, Ashoka is exclusively engaged in the supply of taxable services instead of paper, फिर भी कौन सा थ्रेशोल्ड लगता है 10 लाख वाला। उसके बाद अगर बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, तो भी कौन सा टर्नओवर लगता, मतलब थ्रेशोल्ड लगता 10 लाख वाला। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि ये बात कर रहा है कौन से स्टेट की बात कर रहा है, मणिपुर, जो कि है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 8, राघव ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली, आसाम का है ये बंदा, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। हिज टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम आसाम शोरूम इज 28 लाख। अब बारी है भाई, यहाँ पे लिखा है आसाम शोरूम की। अब आगे पढ़ते हैं। He has another showroom in Tripura
with the turnover of 11 lakh in the current financial year. Since Raghav is engaged in supplying garments from special category state as per section number 22, the applicable threshold limit gets reduced to 10 lakh. After Further, Raghav is liable to get registered under GST in both Assam and Tripura on his aggregate turnover crossing threshold limit of 10 lakh. ये भी इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि भाई देखो, सबसे पहले अगर आसाम में करता ना धंधा तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन त्रिपुरा में भी धंधा कर रहा था। त्रिपुरा कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा एक स्टेट ही है, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी का स्टेट है? स्पेशल कैटेगरी का। उसमें लिमिट कौन सी लगती है थ्रेशोल्ड वाली? तो लगती है 10 लाख वाली लिमिट, ठीक है। लेकिन 10 लाख से तो ज़्यादा ही बन रहा है, क्यों? 11 लाख और 28 लाख तो दोनों मिला के कितना हो गया भैया? कितना हो गया? हो गया 39 लाख। 39 लाख, ठीक है। तो ऐसा भी ये नहीं कर सकता कि सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा में वो रजिस्टर कर ले और आसाम में नहीं। ना बाबा ना, दोनों जगह पे रजिस्टर होना पड़ेगा जीएसटी में। समझ लगा है? एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, वो भी याद रखना। अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 9। मिस्टर एक्स हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली. He imports goods which are landed at Mumbai Sea Airport. Mr. X entered into sales agreement with Mr. Y located in Mumbai to directly sell goods from the Mumbai port. In this case, Mr. X is not required to obtain registration in Mumbai as he has no fix established in Mumbai. अब क्या है भाई कि दिल्ली का रजिस्टर्ड हुआ बंदा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा मस्त बढ़िया एक केस स्टडी बन सकती है इस पर। क्या है? दिल्ली का बंदा है, मतलब रजिस्टर्ड दिल्ली में हुआ है और उसने कोई गुड्स मंगवाए जो कि मुंबई के पोर्ट पे, एयरपोर्ट नहीं, मुंबई के पोर्ट पे वो डिलीवर हुए, ठीक है। अब बारों बार मतलब उस बंदे ने क्या किया, एक मिस्टर वाई को जो मुंबई का ही था उसको वो बेच दिए गुड्स, ठीक है। दिल्ली से ही फ़ोन पे काम चला लिया उसने। तो उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट उसके पास गुड्स आया ही नहीं, डायरेक्ट इंपोर्ट होकर डायरेक्ट उधर से ही रवाना हो गए। तो इस बार इस पूरी घटना में मिस्टर एक्स को रजिस्टर करने की ज़रूरत है कि नहीं जीएसटी में? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है नहीं है, समझ लो। और तो और यहाँ पे कोई गुड्स मतलब कोई टर्नओवर की बात नहीं है, एक भी नंबर नहीं दिया है, लेकिन ये कौन सा कंसेप्ट चेक करें, इंटर स्टेट, कि भाई हमने यहाँ पे एयरपोर्ट मतलब पोर्ट पे हमारे गुड्स लैंड हुए, उसके बाद वहाँ से ही हमने डायरेक्ट बेच दिया, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, इसके वो रग छूता है ये पॉइंट, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 10। उदय एंटरप्राइजेज इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन महाराष्ट्र. इट ऑल्सो सप्लाइज एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड. Its turnover in the current financial year is 14 lakh in the state of Maharashtra and 11 lakh in Nagaland. Since Uday Enterprises is engaged in making taxable supplies of goods and services from Maharashtra, the applicable threshold limit for obtaining registration is 20 lakh. महाराष्ट्र में बेच रहा है तो 20 लाख की लिमिट लग जाती है, लेकिन threshold limit will not be reduced to 10 lakh in this case as supply of alcoholic liquor for human consumption from Nagaland, one of the special category state, is not taxable supply. In the given case, since the aggregate turnover of Uday Enterprises exceed the applicable threshold limit of 20 lakh, it is liable to obtain registration. It will obtain registration in Maharashtra, but is not required to obtain registration in Nagaland as he is not making any taxable supply from the said state. अब ना यहाँ पे देखो, अगर हम नागालैंड को एज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट देख के हम 10 लाख वाली लिमिट चेक कर देते हैं और हम तो बोलेंगे कि भाई रजिस्टर करने के लिए लायबल होगा। हाँ, लायबल तो है, लेकिन कौन से बेसिस पे? 14 लाख का टर्न ओवर है महाराष्ट्र में और उस पर लगती है थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की, लेकिन 20 लाख में महाराष्ट्र से तो नहीं जा रहा, 11 लाख आ रहा है नागालैंड से। भले ही वो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन से आ रहा है, लेकिन उसका टोटल कितना होता है, मतलब 11 लाख नागालैंड से और 14 लाख महाराष्ट्र से, तो टोटल हो गया 25। तो वो 20 लाख की एग्जम्पशन मतलब 20 लाख का थ्रेशोल्ड उसने वटा दिया ना, मतलब उसने क्रॉस कर दिया ना। तो इसलिए क्या होता है कि 20 लाख से ऊपर गया तो रजिस्टर करने के लिए लायबल हो जाएगा, लेकिन कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, क्योंकि नागालैंड में तो वो सिर्फ एल्कोहलिक दारू का धंधा ही कर रहा है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर नागालैंड में भी अगर वो दूसरा कोई धंधा कर रहा होता जिस जो टैक्सेबल सप्लाई है,
तो हम नागालैंड में भी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, लेकिन नागालैंड में तो वो सिर्फ दारू का अड्डा चला रहा है, दारू का धंधा कर रहा है, तो इसलिए नागालैंड में रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में रजिस्टर करने की ज़रूरत है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट करवा नहीं रहा हूँ भाई, लेकिन बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि पेपर यहाँ से ही बनता है भाई। बाकी सब कुछ करके जाएंगे, लेकिन ये छोटू छोटू चीज़ें कोई नहीं करता, इसीलिए ये करना जरूरी बन जाता है, आगे निकलना है। एग्जाम्पल नंबर 11, मधुर ऑयल्स पंजाब इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ पेट्रोल। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का धंधा कर रहा है। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। Thus, Madhur Oils is not liable to registration as it's engaged in exclusively supplying goods not leviable to tax. अगर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का ही धंधा कर रहा है तो भाई मत कर, मतलब रजिस्टर मत कर, ठीक है, रजिस्टर जीएसटी में रजिस्टर मत कर ऐसा। एग्जाम्पल 12, Bhavya Jyoti Foundation, a charitable trust registered under Section 12AA of Income Tax Act 1961, is exclusively engaged in supply of services by way of charitable activities. Services by an entity registered under Section 12AA of the Income Tax Act 1961 by way of charitable activities are exempt from GST. Thus, Bhavya Jyoti Foundation is not liable for registration as it's exclusively engaged in the supplying services exempt from tax. देखो, अगर कोई भी इंसान जीएसटी में लायबल कब बनता है, थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह तो चेक करनी है, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट जब हम टर्नओवर की चेक करेंगे ना, तब हम क्या करते हैं, टैक्सेबल एग्जम्प्ट सब मिक्स करते हैं, लेकिन उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई तो होनी चाहिए ना। यहाँ पे पेट्रोल टैक्सेबल ही नहीं है, जीएसटी उस पर लगता ही नहीं है, यहाँ पे वो जो एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो अगर कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं हो रही है तो भाई उसको मिला के भी क्या करेंगे। ऐसा है कि भाई उसने रजिस्ट्रेशन किया जीएसटी में, लेकिन वो कुछ मतलब कमा ही नहीं रहा, जीएसटी भर ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि भैया मेरी तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, मैं तो एग्जम्प्ट वाला धंधा करता हूँ। अबे लसन, क्यों की तूने रजिस्ट्रेशन, फिर इससे अच्छा तो ना ही करता, तो मत कर, ठीक है। अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 13 की। देशबंधु, वाव, देशबंधु इज एन एग्रीकल्चरलिस्ट engaged in cultivation of wheat in his field in state of Punjab. He was exclusively engaged in interested supply of wheat cultivated in his field in the previous year. Thus, he was not liable to registration as he was exclusively engaged in supply of produce out of cultivation of land. In the current year, he decided to start trading in pre-packaged and labeled puffed rice apart from supplying his wheat produce. His turnover in the current year is rupees 32 lakh from supply of wheat produce and 9 lakh from trading of pre-packaged label puffed rice. अब देखो, इसने टैक्सेबल कुछ तो किया ना, तो 9 लाख का ही है, उसमें ये 32 ऐड हो जाएगा, तो 41 लाख तो हो ही गया भाई इसका। आगे बढ़ते। Since he is engaged in trading of pre-packaged and label puffed rice also, he is not covered under section number 23 above. The threshold limit for registration applicable to a person exclusively engaged in supply of goods in the state of Punjab is rupees 40 lakh. यहाँ पे तो 41 lakh हो गया है, तो इसने threshold limit जो है वो क्रॉस कर दी है, which exceeds the threshold limit. Thus he will be liable to registration. समझ लगा है? बढ़िया क्वेश्चन, ये तो मतलब ये थोड़ा देख के भी पता चल जाता है, इसलिए ये टिक नहीं करते हैं, चलता है। एग्जाम्पल नंबर 14, मनी करंट ट्रांसपोर्टर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA engaged exclusively in the supplying GTA services liable to tax under reverse charge service at the rate service since the tax is being paid on GTA services at the rate of 5% and Manikaran is not exercised the option to pay GST itself in the given case. Thus, it is exempt from the registration as it is engaged exclusively in making supplies tax on which the liable to paid on reverse charge basis. Further, Manikaran Transporter supplies said services to Divakar Manufacturing Private Limited, whose aggregate turnover does not exceed applicable threshold limit. However, since Divakar Manufacture Private Limited has to pay tax on GTA services under reverse charge, it is required to obtain registration mandatorily irrespective of its aggregate turnover. ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भाई,
जीटीए की सर्विस रिवर्स चार्ज में लगती है, ठीक है। तो ये बंदा जीटीए की सर्विस दे रहा है और बोलता है कि भाई मैं तो मतलब उसने जीटीए में दो ऑप्शन होते हैं ना कि हम खुद भी टैक्स पे कर सकते हैं या फिर रिवर्स चार्ज में रहना है अपने को। तो इसने बोला कि भाई अपने को रिवर्स चार्ज में रहना है, ठीक है। तो मतलब जीटीए वाला बंदा है ना जिसको सर्विस दे रहा है वो बंदा टैक्स पे करेगा, जीटीए की को तो कोई लायबिलिटी नहीं आने वाली। तो उसको वो बोलता है कि भाई देख मेरा टर्नओवर भी नहीं है और ना ही मुझे टैक्स पे करने की ज़रूरत है, तो मैं क्यों ही रजिस्टर हूँ, क्यों ही मेहनत करूँ मैं। तो वो बंदा तो छूट गया। अब वो बंदा जिसे सर्विस दे रहा है ना उस बंदे का टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट को, लेकिन उस पर तो लायबिलिटी है ना रजिस्टर करने, उस पे लायबिलिटी रजिस्टर करने की कैसे आई, क्योंकि भाई वो अगला बंदा रिवर्स चार्ज में दे रहा है, रिवर्स चार्ज ऑप्ट कर रहा है, ठीक है। और रिवर्स चार्ज में मतलब मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरा टर्नओवर तो नहीं है, तो मैं भी जीएसटी में ना लूँ। तो गवर्नमेंट बोला कि अले लसणिया हो તમારા લીધે હું કેમ नुकसान करूँ। जो बंदा रिवर्स चार्ज में मतलब टैक्स पे करने के लिए लायबल है, भले उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई नहीं है, फिर भी वो रजिस्टर करने के लिए लायबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर रिवर्स चार्ज लगता है। तो भाई जो 5% टैक्स भरना है ना तेरे को, तू भरेगा मेरे को, तो जीएसटी में रजिस्टर हो ले, समझ ले हवले। समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन था, ये पूछना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 15, ढोला ढोला नहीं ढोला एंड कंपनी located in Delhi is engaged in supply of taxable goods in the neighboring states of Punjab and Haryana. Its aggregate turnover in the current financial year is rupees 10 lakh. Since he is engaged in making intertaxable supply of goods, since he is engaged in making intertaxable supply of goods, it is required to register mandatorily under GST irrespective of aggregate turnover. However, if in the above case, two-line companies engaged in interstate supply of taxable services instead of goods, it will be eligible for exemption from registration till its aggregate turnover does not exceed 20 लाख। ये बढ़िया पॉइंट था। पीछू वाला जो पॉइंट था ना वो बढ़िया था कि भाई अपन ने देख लिया इंटरस्टेट सप्लाई हुई है, चलो भाई इंटरस्टेट किया, क्यों किया, तो भाई चुपचाप रजिस्टर हो जाओ, मतलब रजिस्टर हो जाओ जीएसटी में, ठीक है। लेकिन अगर ये बात गुड्स की जगह सर्विसेज की होती तो 20 लाख तक गवर्नमेंट बोलती ठीक है सर्विस का कर रहा है ना, करने दे। जैसे ही 20 लाख का टर्नओवर है, अब तो भाई इंटरस्टेट कर रहा है तू कब का, 20 लाख का भी तूने बता दी है ना थ्रेशोल्ड, चल अब रजिस्टर हो जा बेटे, चल अब रजिस्टर हो जा, ठीक है। अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 16 की। Ariza Private Limited, located in Madhya Pradesh, is a supplier of taxable and notified handicraft goods. It supplies these goods in the neighboring states of Uttar Pradesh and Odisha. Its aggregate turnover in the month of April is 15 lakh. Although Ariza Private Limited is engaged in making interstate supply of taxable goods, it is not liable to obtain registration till its aggregate turnover does not exceed 20 lakh, as it is availed exemption from the registration under नोटिफिकेशन नंबर 3/2018 IT। लेकिन ये बंदा ना क्या हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये वाला पॉइंट तो खास इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल गुड्स में 20 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलता है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर हम इंटरस्टेट भी बेच रहे हैं तो भी गवर्नमेंट कितना वेट करेगी, 20 लाख तक हैंडीक्राफ्ट गुड्स तुम इंटरस्टेट में व्यापार करो। जैसे ही 20 लाख का क्रॉस किया ना, चलो भट्टे तुम भी रजिस्टर हो जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 खत्म। अब कोई है एग्जाम्पल नहीं लेकिन इलस्ट्रेशन दिख गया, तो अपन इलस्ट्रेशन भी कर ही देते हैं लगे हाथ, ठीक है। इलस्ट्रेशन, examine with the reasons whether the registration is required under CGST Act in the following independent cases. Adhav Computers of Gujarat is providing computer maintenance service दे रहा है। Aggregate turnover of Adhav Computers is rupees 15 lakh, which comprises both inter and intrastate supply, ठीक है। तो ये रजिस्टर करने के लिए लायबल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि भाई देख भले ही इंटर एंड इंट्रा कर रहा है लेकिन 15 लाख तक है ना, और गुजरात में कर रहा है, तो भाई स्पेशल स्टेट भी नहीं है, इसलिए ये करना तो नहीं चाहिए, मतलब हाँ डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ रहा हूँ। Therefore, Adhav Computers is not required to obtain registration even though it is engaged in interstate supply of taxable services. सेकेंड क्वेश्चन क्या था उसका, इलस्ट्रेशन 1 का ही सेकेंड क्वेश्चन। सॉफ्ट विंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग इन गारमेंट्स सप्लाइज इट्स टैक्सेबल गुड्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया
from its outlet in West Bengal. Aggregate turnover of soft wings is ₹35 लाख। इसमें ना एग्रीगेट टर्नओवर चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है और सिर्फ गुड्स का, तो गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स है, तो भाई चेक करने की जरूरत नहीं है। इंटर स्टेट किया, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का धंधा, चलो भाई रजिस्टर हो जाओ। तो क्या बोल रहे हैं? तो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल, थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, thus soft wings is required to obtain registration. Illustration 2 की बारी है। Examine whether the liability of the register compulsorily under section number 24 arises in each of the independent cases mentioned below. Meenu, a supplier of Maharashtra, is exclusively engaged in supply of potatoes produced out of cultivation of her own land within Maharashtra and also outside Maharashtra. एग्रीकल्चर है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई उस पे तो वो टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं, तो फिर रजिस्टर काहे को होना है? तो क्या है भाई? Not liable to register. Meenu is exclusively engaged in cultivation of supply of potatoes. Thus, she is not liable to registration irrespective of the fact she is engaged in making interstate supply of goods. समझ ला का है? अब बारी है जीनू ऑयल्स। जीनू ऑयल्स गुजरात से है, इज एंगेज इन सप्लाइंग मशीन ऑयल्स एज वेल एज पेट्रोल। अब मशीन ऑयल जो है वो टैक्सेबल सप्लाई है, पेट्रोल भले ही ना हो लेकिन मशीन ऑयल है ना, तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। फर्दर इट इज प्रोवाइड्स इंट्रा स्टेट सर्विसेज ऑफ रिफाइनिंग ऑयल, सर्विस भी दे रहा है रिफाइनिंग ऑयल to customers. The turnover of the supply of machine is 10 lakh, supply of petrol is 5 lakh and supply of services is 6 lakh. 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख। भले ही पेट्रोल एग्जम्प्ट है लेकिन टर्नओवर काउंट करते वक्त तो गिनेंगे ना मेरी जान, तो 21 लाख आ गया, ठीक है, 21 लैक्स का। अब 21 लाख का है, थ्रेशोल्ड कितने का होता है? 20 लाख का। क्यों? क्योंकि भाई गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है ना, तो 20 लाख। गुजरात में तो कोई स्पेशल स्टेट नहीं है, 10 लाख की लिमिट होती है स्पेशल स्टेट में, लेकिन गुजरात स्पेशल स्टेट नहीं है, 20 लाख की लिमिट है, तो वो तो क्रॉस कर लिया ना टोटल एग्रीगेट टर्नओवर में 21 लाख का। तो जीनू ऑयल्स इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज 20 लाख की लिमिट याद रहनी चाहिए, मेरे को याद नहीं रहती, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। टीलू, भाई क्या नाम है? मीनू, जीनू, टीलू। टीलू इज वर्किंग एज एन एजेंट, ही सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स एज एन एजेंट ऑफ टीकू and its aggregate turnover does not exceed applicable threshold limit during the financial year. Invoices to customers are issued in the name of टीलू, ठीक है। अब देख यहाँ पे ना एक मैंने ब्रैकेट इग्नोर कर दिया, लेकिन वो इग्नोर करने लायक नहीं था। वो क्या था कि टीकू, जो मतलब टीलू का प्रिंसिपल जो है टीकू, वो कौन सा है? हु इज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। तो इसके लिए ना यहाँ पे अगर कोई बंदा एजेंट है टैक्सेबल पर्सन का, और अगर वो एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस इश्यू करके गुड्स बेचता है, तो उसे भी कंपल्सरीली मैंडेटरीली रजिस्टर होना पड़ता है जीएसटी में। ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों मित्रों, तो ये ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। Section number 24 provides that persons who make taxable supply of goods and or services on behalf of other taxable person, whether as an agent or otherwise, are required to obtain registration compulsorily under GST laws irrespective of the quantum of aggregate turnover. Therefore, TILU will be mandatorily required to obtain registration. समझ लगा? बढ़िया क्वेश्चन था ये लास्ट वाला। तो अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 17 की। सुगम सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली। द टर्नओवर ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड एक्सीडेड 20 लाख ऑन 1 नवंबर। इट इज लायबल टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन बाय 1 दिसंबर इन दिल्ली, ठीक है। क्यों? 1 महीने का टाइम होता है, मतलब 1 महीने का नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे 30 दिन का टाइम होता है, ठीक है। तो 1 नवंबर को तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड किया, 1 दिसंबर तक तुम रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए 30 दिन में, समझ लगा है हो? सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 18, मीठालाल एंड सन्स, अ supplier in Maharashtra, has 3 branches in Mumbai,
Pune and Mahabaleshwar. Mumbai and Pune branches are engaged in supply of garments and Mahabaleshwar branch engaged in supply of shoes. महाबलेश्वर ब्रांच, देख पुणे और मुंबई की ब्रांच जो है वो गारमेंट्स बेचती है, महाबलेश्वर बेचता है शूज, ठीक है. It can obtain single registration for Maharashtra declaring one of the branches as PPOB, principal place of business, and other two branches as APOB, ये मेरे को नहीं आता, ठीक है. और it can obtain separate GST registration for each of three branches in Mumbai, Pune, Mahabaleshwar as a separate place of businesses. In case Mithalal and Sons opts to have separate registration for its all three branches, and Mumbai branch sends some garments of sale, uh, some garments subject to GST for sale to Pune branch, Mumbai branch must raise a tax invoice and pay tax on such transfer of garments to Pune branch. मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन हो गया. टैक्स इनवॉइस रेज करना चाहिए, ये बात बताता है कि अगर मान लो कि इस सिर्फ ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में कोई एक जगह पे हमने रजिस्टर कर लिया और बाकी को दो जगह को खाली छोड़ दिया, नहीं, तीन जगह का अलग अलग हमने रजिस्ट्रेशन लिया. उसके बाद किसी एक जगह से, मतलब मुंबई से हम पुणे बेच रहे हैं क्या, गारमेंट्स, और दोनों का गारमेंट्स का ही धंधा है. यहाँ की मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दोनों रजिस्टर्ड जगह है, हम बेच रहे हैं गारमेंट्स, ठीक है. तो फिर हमें क्या रेज करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस रेज करना पड़ेगा. ये वो डिस्टिंक्ट पर्सन था ना सेक्शन नंबर 7 में, वो डिस्टिंक्ट पार्टीज में वो लायबल हो जाता है. इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन वाला पॉइंट. हाँ, ये वो वाला पॉइंट है. समझ आया? नहीं, ऐसा मत बोलना. आया. एग्जाम्पल नंबर 18 था ये. एग्जाम्पल्स नहीं दिख रहे? नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 20. Sugam Service Limited is engaged in taxable supply of services in Madhya Pradesh. The turnover of Sugam Service Limited exceeded 20 lakh on 1st November. It is liable to get registered on 1st December, 30 days in the state of Madhya Pradesh. It applies for registration on 28th November and is granted registration certificate on 5th of December. The effective date of registration of Sugam Service Limited is 1st November. सही बात. क्यों सही बात? क्योंकि भाई 5 दिसंबर को आया हमारा सर्टिफिकेट तो, और हमने अप्लाई किया 28 दिन में. लेकिन मेरी जान, लायबल हुए उससे 30 दिन में अगर तुमने एप्लीकेशन दे दी तो तुम्हारी जो डेट होगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, वो 1 नवंबर, जहाँ से तुम लायबल हुए ना, वो उस डेट से हम कंसिडर करेंगे. ये एग्जाम्पल उस पॉइंट की बात कर रहा था. Example number 21. In the above example, if Sugam Services Limited applies for registration on 3rd December, मतलब 30 दिन खत्म होने के बाद 3rd December and is granted registration certificate on 10th December, तो जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला तब वो डेट कंसिडर होगी. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सुगम सर्विस लिमिटेड इज 10th December. अब बारी है इलस्ट्रेशन 3 की. Determine the effective date of registration under CGST Act in respect of following cases with the proper explanation. The aggregate turnover of Varun Industries of Mumbai exceeded 40 lakh on 1st August. Varun Industries manufacturing LED TVs in Mumbai and sells them in Pune. It submits the application for registration 20th August. 30 दिन के अंदर कर दी. हाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड ऑन 25th अगस्त. देख, 25th अगस्त नहीं, 30 दिन में हमने मतलब एप्लीकेशन कर दी ना, तो जहाँ से लायबल हुए थे 1st अगस्त से लायबल हुए थे, तो वो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गिनी जाएगी. यहाँ पे आंसर किधर है? आंसर. वाह, बहुत ऐसा घुमा के दे रहे हैं भाई ये लोग. हाँ, 1st अगस्त. एक्स्ट्रा पॉइंट्स बीच में लिखे हुए थे इसलिए. सेकेंड, Sweta Infotech Services is provider of internet services in Pune. Its aggregate turnover exceeds 20 lakh on 25th September. It submits the application for registration on 27th October. Registration certificate is
ग्रांटेड ऑन 5th ऑफ नवंबर। 30 दिन के अंदर अंदर हमने अप्लाई किया नहीं किया, तो जब सर्टिफिकेट मिलेगा वो डेट कंसिडर करी जाएगी। सर्टिफिकेट कब मिला? 5th ऑफ नवंबर, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? 5th ऑफ डिसम्बर, अरे 5th ऑफ नवंबर। तो वही आंसर है यहाँ पे। बढ़िया, वाह बेटे वाह। एग्जाम्पल नंबर, अभी एग्जाम्पल आया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22, कृष्णदेव, कृष्ण वासुदेव यादव नहीं, कृष्णदेव एंड कंपनी engaged in supplying taxable goods is registered in Rajasthan. Wow, in Rajasthan. It wishes to participate in a 5-day business exhibition being held in Delhi. However, it does not have fixed place of business in Delhi. In case Krishna Dev and company has to obtain registration as casual taxable person in Delhi. Wow, ये बढ़िया पॉइंट था, मेरे को नहीं आता था। अगर इंडिया में ही अपन राजस्थान में धंधा कर रहे हैं, राजस्थान में रजिस्टर्ड है कि नहीं है? डज नॉट हैव, नहीं ऐसा कुछ बोला नहीं। हाँ, रजिस्टर्ड इन राजस्थान, पर राजस्थान में रजिस्टर्ड है। दिल्ली में एग्जीबिशन हो रहा है, मेरे को वहाँ पे जाना है 5 दिन, ठीक है, दिल्ली में। लेकिन मैं तो दिल्ली में, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, दिल्ली में धंधा करता ही नहीं है मैं, तो कोई बात नहीं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन के जा, ठीक है। तो टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन दिल्ली, ये बढ़िया पॉइंट था। ऐसा पूछ सकते हैं कि हमें दिल्ली में धंधा करना है 5 दिन, मतलब एग्जीबिशन करने जाना है, तो क्या करेंगे? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला रजिस्ट्रेशन ले लो। कौन सा क्वेश्चन था? मेरे को सुनाई दे रहा है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 22 था। एग्जाम्पल नंबर 23 की बारी। Varun Enterprises as sole proprietorship firm is engaged in supply of electrical goods in Delhi. The firm is registered under GST. Varun is proprietor of the firm. He wishes to expand his business and his friend Arun approaches him to provide additional capital for his business if he is made partner in Varun's business. Varun agrees and changes the constitution of his business and forms the partnership firm Varun Arun and Company. Since the change in constitution of business from sole proprietorship to partnership firm results in change in PAN of the registered person, the partnership firm has to apply for fresh registration. The reason for the same is that GSTIN is PAN based. Any change in PAN would warrant a new registration. बढ़िया पॉइंट था ये। बता रहा है कि भाई अरुण धंधा कर रहा था और वो रजिस्टर्ड भी था जीएसटी में, उसकी फर्म सोल प्रोप्राइटर फर्म थी, उसकी फर्म रजिस्टर्ड भी थी जीएसटी में। अब अचानक वो उसको लगता है कि भाई अपन प्रगति करेंगे, अपन एक्सपांड करेंगे अपना बिजनेस। उतने में उसका दोस्त आता है, बोलता है कि भाई पार्टनरशिप करेगा, बोलता है तेरे पास पैसे है, देता है ना पैसे दिए, पार्टनरशिप फर्म खोली। सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड थी जीएसटी में, पार्टनरशिप फर्म खोली, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का नया पैन तो लेना पड़ेगा ना अपने को। पार्टनरशिप फर्म का पैन लिया, ठीक है, तो वहाँ जो पुराना सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म वाला लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी में रजिस्टर होता है ना, वो पैन बेस्ड होता है। मतलब अगर तुम्हारी कंपनी है तो तुम्हारी कंपनी का पैन होगा, उसके बेसिस पे तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब जब नई पार्टनरशिप फर्म बनी ना, तो उस नई पार्टनरशिप फर्म का जो पैन होगा उसके बेसिस पे फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई सेम धंधा है, सिर्फ नाम बदला है ना और सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप आया ना, अभी छोड़ो ना, रजिस्ट्रेशन मतलब वो जीएसटी में वही रजिस्टर रखो, नहीं चलेगा। वो कैंसिल कर, नया पैन बनवा पार्टनरशिप फर्म का और उसको सबमिट करके नया रजिस्ट्रेशन ले। समझ लगा है? बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया, इतना बढ़िया नहीं है, पूछने लायक नहीं है, लेकिन अच्छा है, समझने के लिए ज़रूर है। ऐसा घुमा के पूछ लिया तो कभी कभार जो लिस्ट एक्सपेक्टेड होता है वो पूछती है ना, इसी आई। सेक्शन हो गया ना भाई, हो गया। लास्ट 23 क्या था आया? एग्जाम्पल नंबर 24, कैपिटल गुड्स हैव बीन इन यूज 4 years 6 months and 15 days, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग 5 महीना। तो 5 महीना, देख कोई भी कैपिटल एसेट की लाइफ कितनी होती है जीएसटी के अंदर? 60 मंथ्स। 60 मंथ क्वार्टरली हम काउंट करते हैं। अभी बचा कितना मंथ है? 5 महीना। तो 5 महीने के जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू है ना, आईटीसी, जो आईटीसी तुमने लिया है उतना वो रख लिख दो।
सी मतलब यहाँ पे ना एक वो क्या बोलते हैं वेरिएबल सी इज इक्वल्स टू हमारी ITC है, तो ITC एट्रीब्यूटेबल टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 60, 5 महीने बचे वो रखा, पाई मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 60. Example number 25. The proper officer cancelled the registration of Naman Associates on 11th October. The tax dues of Naman Associates for July-September quarter determined by the proper officer on 16th of December are 50,000. The cancellation of registration of Naman Associates shall have no effect on his liability for tax dues of 50,000 even though tax dues are determined after the cancellation of registration. अच्छा पॉइंट है. ऐसा बोल सकते हैं कि भाई देख नमन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अभी वो बोलता है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसके बाद तुमने वो जो लायबिलिटी बनाई है तो मैं तो रजिस्टर्ड हुई नहीं, तो मैं क्यों काय को पैसा दूँ. ऐसा नहीं चलता बब्बुआ. तू जब धंधा कर रहा था ना तब का ये पैसा बाकी था, ये तो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद गिना, तो पैसा तो तुझे देना पड़ेगा. तो तू लायबिलिटी क्या होता है भाई, लायबिलिटी से छुटकारा नहीं पा सकता. ठीक है. Example number 26. Registration. The registration of Naman Associates was cancelled by the proper officer by an order dated 1st July. By an order dated 1st June for its failure to furnish returns. The registration was cancelled with the effect of 1st June itself. It applied for revocation of cancellation of registration and order of revocation of cancellation of Naman Associates is 31st July. In this case, Naman Associates shall require to furnish all the returns for the period of 1st June to 31st July within the period of 30 days from 31st July. It means 30 अगस्त. ये समझ नहीं आया इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहली बार ये समझ कहीं को नहीं आया तेरे को. उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है 1st ऑफ जून को. अभी वो बंदा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का अर्जी फाइल करता है, एप्लीकेशन फाइल करता है 31st जुलाई को. ठीक है. उसके बाद वो बोलता है कि इन दिस केस नमन एसोसिएट शैल रिक्वायर टू फर्निश ऑल द रिटर्न्स फॉर द पीरियड ऑफ 1st जून टू 31st जुलाई विद इन द पीरियड ऑफ 30 days. बराबर समझ आया? नहीं, ये वाला समझ नहीं आया, ये बाद में पढ़ना पड़ेगा फिर से एक और बार. ठीक है. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया ना भाई. एग्जाम्पल नंबर 26 था वो. एग्जाम्पल नंबर 27 आया. द रजिस्ट्रेशन ऑफ नमन एसोसिएट्स वॉज कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर डेटेड 1st जून ऑफ इट्स फेलियर टू फर्निश रिटर्न्स ऑफ इट्स जून फॉर 1st June for its failure to furnish returns. The registration was cancelled with the effect of 1st January itself. It applied revocation of cancellation of registration and the order of revocation of cancellation of Naman Associate is passed on 31st July. In this case, Naman Associate shall be required to furnish all the returns for the period of 1st January from 1st January to 31st July within the period of 30 days from 31st July. It means 30 अगस्त तक. 30 अगस्त तक जो तुमने कांड किए ना धंधे में, वो सारी की सारी जो रिटर्न्स होती है ना वो तुम्हें फाइल करनी पड़ेगी. कितने दिनों में? 30 दिनों में. जैसे ही तुम्हारा वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन जो है वो पास हुई, उसके 30 दिनों में तुम्हें जो जितने पीरियड तक जो कैंसिल किया हुआ था और तुम धंधा कर रहे थे उसकी डिटेल्स जो है वो तुम्हें 30 दिनों में फर्निश करनी होगी. ठीक है. बढ़िया क्वेश्चन. ये ऐसे छोटे छोटे इग्नोर पॉइंट्स होते हैं ना भाई, एग्जाम्पल्स में ही होते हैं. ऐसा भाई मैंने MTP सॉल्व किया, मैंने RTP सॉल्व किया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन ऐसा तो देखा ही नहीं बेटे, अंदर अंदर था. बस खत्म. चलो समाप्ति. तो बढ़िया 27 एग्जाम्पल्स किए और 3-4 इलस्ट्रेशंस किए इस वीडियो में. ठीक है. बाय बाय. जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बोलता गया हूँ. आप भी देख लेना एक बार. मैं ऐसा जोर से बोल दूँ एक बार, जोर से चिल्ला के नहीं बोलूँगा क्योंकि गला बैठ जाता है फिर. हाँ. तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 15, 14 also, 14 and 15,
एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 2 का पॉइंट 2 एंड 3, एग्जाम्पल 2 का नहीं सॉरी इलस्ट्रेशन 2 का पॉइंट 2 एंड 3, एग्जाम्पल नंबर 18, फिर एग्जाम्पल 19 छूट गया, 1 मिनट बाद में लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं अभी। एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 25, 26 एंड 27। ठीक है, अब जो 19 छूट गया था ना एग्जाम्पल्स, वो मैं अभी फिर से एक बार फटाफट देख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19 ऐसा छोटू सा इतू सा है नीचे, पेज नंबर 9.41 पे। Suvarna Industries is engaged in manufacturing activities in Uttar Pradesh. It has 2 manufacturing units in UP. One is says, and another is outside says. Under GST, one registration as per state is required. However, since in this case one of the 2 units of Suvarna Industries is located in says unit will be compulsory make a separate application for registration of place of business distinct from unit located outside says in the same state। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 19 में इंपॉर्टेंट बन गया। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या कहना चाह रहा है कि भाई मेरा सपोज गुजरात में मेरा 2 यूनिट्स है, ठीक है, एक जो है वो SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भी उसका फुल फॉर्म होता है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो वो SEZ में है, और दूसरा यूनिट है नॉर्मल जगह पे। तो वैसे तो क्या है कि भाई कोई एक स्टेट में अगर एक रजिस्ट्रेशन हो तो चलता है, लेकिन अगर सेज और दूसरा यूनिट नॉर्मल जगह पे है तो भाई सेज का भी अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस केस में 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट ज़्यादा जटिल बन जाता है। ठीक है, तो जो जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने लास्ट में बोल दिए, उसके बाद इलस्ट्रेशंस भी हो गए हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।